हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल के जो भी एग्ज़ाम्स होने थे सब हो चुके हैं और सभी के रिज़ल्ट भी आपके सामने आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी आपकी तरफ से, या फिर कह सकते हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक एक छोटी छोटी गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने एकदम शुरुआत करी है अपनी प्रिपरेशन की, या फिर वो आगे शुरुआत करना चाहते हैं कि कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उनको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिले। क्योंकि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना सभी का ही एक ड्रीम है कि जितनी जल्दी सिलेक्शन हो सके, पहले अटेम्प्ट में हो सके तो सबसे अच्छा है। उसके लिए करना क्या होगा, तो देखिए, कहीं भी आप अगर जा रहे हैं, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान का होना ज़रूरी है। सिर्फ तैयारी करना है, इस मन से उठ जाना और बिना सोचे समझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इसकी कोई जानकारी नहीं होना आपके लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि आपका साल दर साल निकलता जाता है, फिर बाद में आपको समझ में आता है कि आपको जहाँ मेहनत नहीं करनी चाहिए थी वहाँ आप मेहनत कर रहे थे, जहाँ करनी चाहिए थी वहाँ पे एफर्ट नहीं डाल रहे थे। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम अलग होता है। तो हम यहाँ बैंक एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए प्रिपरेशन के समय। तो अपने बात की शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा। आपके सामने मैं कुछ लाइनें यहाँ पे दिखाता हूँ, उनका मतलब आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्लान का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। ये लाइनें किसकी हैं? ये लाइनें हैं अब्राहम लिंकन की। तो आपको पता होगा अब्राहम लिंकन के बारे में, कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये लाइनें कही हैं कि अगर उनको 6 घंटे दिए जाएं किसी भी ट्री को कट करने के लिए, तो पहले के 4 घंटे तो केवल वो अपनी कुल्हाड़ी को धार देंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले के 4 घंटे तो वो केवल जो काम करना है उसकी तैयारी पे करेंगे, उस पे स्पेंड करेंगे ताकि काम उनका आसानी से हो सके। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यही है जो मैंने आपको कहा कि तैयारी तो शुरू करनी है, प्रॉपर प्लान ही नहीं पता है कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या करना है, और वो नहीं पता होता है तो आप अपना समय केवल बिताते जाते हैं। हाँ, किसी का लक हो सकता है कि उसका सही तरीका मिल जाए, लक की वजह से नौकरी मिल जाए तो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग तो केवल समय बिता रहे होते हैं, बाद में उनको भी समझ में आता है कि वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो अगर हम बैंक एग्ज़ाम की बात करें कि बैंक एग्ज़ाम में आखिर क्या पूछा जाता है, तो मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि आपके सामने अगर बैंक एग्ज़ाम्स की बात हो तो हम किन एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें, बैंक एग्ज़ाम या फिर वैसा ही मिलता जुलता लगभग जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम्स की, उनकी बात करते हैं। तो ये सारे वो एग्ज़ाम हैं, SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, IBPS RRB PO क्लर्क, इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं LIC वगैरह के, AO ADO, RBI के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ऑफिस असिस्टेंट वगैरह, इन सब का सिलेबस लगभग एक ही है, तैयारी लगभग एक ही है। डिफरेंस केवल लेवल ऑफ क्वेश्चंस में होता है कि मतलब कि जो क्वेश्चन आपको SBI PO में देखने को मिलेगा और जो क्वेश्चन IBPS PO में देखने को मिलेगा, जो IBPS RRB PO में देखने को मिलेगा, तीनों में असमानताएं होंगी, या फिर कह लीजिए तीनों में एक ही तरह का क्वेश्चन ही हुआ, सिलेबस एक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग है। मतलब कहने का है कि SBI PO में आपको सबसे कठिन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम मेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद IBPS PO आता है और उसके बाद IBPS RRB PO आता है। ओके, लेकिन पढ़ना तो सबके लिए एक ही है, वही सारे सब्जेक्ट हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं, वही सारे टॉपिक्स हैं। तो ये वो सारे एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं उस पढ़ाई के साथ जो अभी आप कर रहे हैं। तो ये सारे वो एग्ज़ाम्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी चंद एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होते हैं, मतलब बैंक एग्ज़ाम, उनमें भी एक खास फोकस है कि केवल SBI की तैयारी करनी है या RBI की तैयारी करनी है, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं केवल RRB की तैयारी करूँगा। वरना ज़्यादातर लोग तो सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं क्योंकि नौकरी चाहिए होती है। ज़्यादातर लोगों का फोकस नौकरी पे होता है, रादर कि एक सेलेक्टिव वो नौकरी मिले। ओके, तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनका सिलेबस या फिर कह लीजिए क्या पूछा जाता है सेक्शन वाइज, उसकी अगर हम बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है आपका, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और हिंदी लैंग्वेज। ये बाद के जो दो हैं, मतलब कंप्यूटर और हिंदी लैंग्वेज, इनकी अगर आप बात करिए तो ये
आरआरबी के टॉपिक्स हैं, केवल और केवल आरआरबी का जो एग्ज़ाम, आरआरबी का मतलब यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक से है, तो आरआरबी पीओ या क्लर्क में ये पूछे जाते हैं और किसी एग्ज़ाम में इनको अलग से ऐसे नहीं पूछा जाता है। बाकी ऊपर के जो 4 हैं ये आरआरबी में भी पूछे जाते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है ये आप अगर वैसे अगर देखें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज तो ये आपको जो आरआरबी एनटीपीसी होता है उसका भी ऐसे मिल जाएगा, इंग्लिश को छोड़ दो तो। एसएससी का आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर होता है उनमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। यहाँ पे जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये, इसमें आपसे ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं मेंस के अगर एग्ज़ाम की बात करिए, डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एनालिसिस से रहता है। वो भी डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि अर्थमेटिक सेक्शन नहीं है, क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन को उठा करके डेटा एनालिसिस डेटा इंटरप्रिटेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके अलावा के क्वेश्चन भी रहते हैं। या फिर जो आगे क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं। वो आगे हम एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि हर एक सेक्शन के लिए आपको क्या करना है। कुछ मैं आपको बुक्स के भी नाम बताऊंगा कि जो आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, तो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये वो सारे सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये सारे जो सेक्शन हैं इनमें आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे डर लगता है। मतलब हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नाइटमेयर रहता हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ नाम से ही उनको लगता हो डर, या कुछ बच्चों को इंग्लिश के नाम से डर लगता है। तो यहाँ पे डरने से काम चलेगा नहीं। और ये भी मत सोचिए कि आप एक सब्जेक्ट में पीछे रह करके कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब बात क्या है, बहुत कठिन है। अब नंबर ऑफ एस्पिरेंट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ढीला छोड़ करके सोचिए सिलेक्शन ले लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर बहुत मुश्किल है। तो आपसे उम्मीद करूँगा डर वर तो अब छोड़ ही दीजिए, क्या डरने से कोई मतलब नहीं। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, आप सारे सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा आत्मविश्वास रखिए अपने ऊपर और मेहनत करने से मत कतराइए। तब आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ऐसे पॉइंट जिनके बारे में आपको तैयारी की शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हो सकता है आपके सीनियर्स या फिर आपके यार दोस्त कुछ आपको पॉइंट बताते हो कि ऐसा ऐसा होगा तो ये तो नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। तो आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जिनके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आपके सिलेक्शन में किसी भी तरीके से बाधक नहीं है जब तक आप खुद ना बना लें। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है वो है आपका जो ग्रेजुएशन है सब्जेक्ट। वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो आप बीटेक करे रहें, कोई टेक्निकल नॉलेज हो, एमबीए करे रहें, अच्छी पढ़ाई लिखाई प्रोफेशनल डिग्री हो तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। अगर आप बीए कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं, बीकॉम कर रखे हैं, थोड़ा सा चांसेस कम है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना चांस बीटेक के लिए है जो बच्चा कर रखा है, उतना ही चांस बीए वाले के लिए। आपका सिलेक्शन या फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो इस आधार पे नहीं होता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ रखा है, ओके। या फिर बहुत सारे बच्चे इससे भी कतराते हैं कि उसका जो ग्रेजुएशन है वो काफ़ी ख़राब नंबर से हुआ है, कुछ किसी वजह से, इस वजह से उसके सिलेक्शन रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो केवल एलिजिबिलिटी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें कितने नंबर होने चाहिए वो नहीं है, ओके। तो उसको आप भूल ही जाइए कि आपके नंबर से कोई लेना देना है या फिर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कौन सी फील्ड में है, कौन से कॉलेज से है, कि अगर कोई डीयू से पढ़ करके जाएगा तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टोटली डिपेंड करता है आपको कितनी नॉलेज है, बस उस पर। तो आप उसको भूल जाइए कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। आपको अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है। दूसरी चीज़ क्या है वो है मीडियम की। मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम का यहाँ पे मतलब है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो हिंदी मीडियम से होते हैं, ओके, और कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं या फिर जो भी उनका स्टेट बोर्ड हो, कोई मराठी मीडियम से हो, बंगाली मीडियम से हो, जो भी मीडियम हो उनका, उनको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उनके चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो हिंदी मीडियम से हैं या फिर जो भी उनका स्टेट का मीडियम है, बांग्ला है, मराठी है, उसकी वजह से कुछ चांसेस कम होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको थोड़ा इंग्लिश में मेहनत करनी ज़्यादा पड़े, लेकिन उसकी वजह से आप सिलेक्शन आपका प्रभावित हो कि आप वहाँ जा कर के बताएंगे कि नहीं मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है।
ये केवल एक भ्रम है और कुछ नहीं। आप इसको केवल भ्रम की तरह ही लीजिए। इससे आपका सिलेक्शन, पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम कुछ भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी ना कहते हैं। अगर ऐसा रहता तो साफ साफ लिख देते कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वही भरें, बाकी मीडियम वाले भरे ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, केवल आप अपने मन में वहम बिठा लीजिए, हीन भावना रखिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये वो दो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि आप इनके बारे में सोचिए और अपनी प्रिपरेशन को कम कर दीजिए या फिर हीन भावना से ग्रसित हो जाइए, नेगेटिव थॉट्स लाइए। ये वो चीज़ें नहीं जो आपके टेंशन लेने का विषय है। आगे हम बात करते हैं आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी ही है तो आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि आप कितनी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लें। ओके, आपको कितना साल लग रहा है सिलेक्शन लेने में, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें टाइम आपका तभी लगेगा जब आप प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कह लीजिए आपकी किस्मत अगर ख़राब है तब। ओके, आगे बात कर रहे हैं। बात करते हैं कि जो सबसे पहली चीज़ अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है। सबसे पहले तो आप अगर बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। एग्ज़ाम कैलेंडर ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन आप जनवरी में ही आपको पता चल जाएगा कौन सा एग्ज़ाम है, कब होना है। कई एग्ज़ाम जैसे IBPS है तो कैलेंडर निकाल देता है, SBI तो ऐसा निकालता नहीं है, LIC तो निकालेगा नहीं ऐसा। तो IBPS के बारे में आपको पता चल जाएगा कि एक मोटा मोटा डेट क्या है, कौन सा एग्ज़ाम पहले या कौन सा बाद में है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को उसी के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे फोकस करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम अगर नहीं पता है आपको कि कब होना है, जैसे अगर मैं तैयारी करने बैठूं तो मेरे को पता होगा कि पहले IBPS RRB का एग्ज़ाम होगा, फिर IBPS PO का एग्ज़ाम होगा। तो अगर मैं RRB के लिए तैयारी कर रहा हूं तो पहले उसके ऊपर ध्यान दूंगा, उसके बाद फिर PO वाला आएगा। मैं पहले PO की तैयारी करूं फिर RRB के लिए फोकस रखूं। ऐसा नहीं कि दोनों की तैयारी में कोई डिफरेंस है। अगर आप PO की तैयारी कर रहे हैं तो RRB के लेवल के क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, है ना। लेकिन थोड़े बहुत जो चीज़ें होती हैं जो RRB में पूछी जाती हैं, IBPS PO में नहीं पूछी जाती, वो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। या फिर अगर आपको नहीं पता है कि अभी जो एग्ज़ामिनेशन होगा सबसे पहले वो चांसेस हैं कि SBI क्लर्क होगा, SBI PO होगा, ऐसे जो एग्ज़ामिनेशन है वो होंगे, और आपने तैयारी पहले से शुरू नहीं करी है, जनवरी से आप तैयारी नहीं शुरू कर रखे हैं, तो आप बाद में जब 1 महीना बचेगा, 1.5 महीना बचेगा नोटिफिकेशन आने के बाद, तो उसमें तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आप देख करके रखिए। इसका अंदाज़ा आप पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए हैं किस डेट में हुए हैं आप उससे लगा सकते हैं। डेट वही सेम नहीं रहेगी, आसपास ही रहती है, और आपको एक हायरार्की भी पता चल जाएगी कौन सा एग्ज़ाम पहले होता है कौन सा बाद में। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। कैसे करेंगे? एक तो आपको पहले से भी पता है अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो मेरी एक वीक पॉइंट है। अगर मैंने BSc कर रखी है मैथमेटिक्स से तो क्वांट वाला सेक्शन मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं देगा, है ना। तो आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होने चाहिए। कोई और आकर के आपको थोड़ी ना बताएगा कि आपका ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अगर तब भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो कुछ और मत करिए, प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा करके देख लीजिए प्रीलिम्स का, आपको एक बढ़िया अंदाज़ा मिल जाएगा कौन से क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हैं, कौन से क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल नहीं हैं। फिर उसके अनुसार आप अपनी तैयारियाँ या फिर प्लान बनाइए कि आपको कितना समय किस सेक्शन को देना है पढ़ने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। तो प्लान भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना होगा, जो आपके स्ट्रॉन्ग या वीक पॉइंट है उनके अनुसार। सिलेबस का अंदाज़ा होना एक कह लीजिए बहुत ही छोटी सी भूल है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि उनको सिलेबस पता ही नहीं होता है। जैसा मैंने कहा, तैयारी लगभग सबकी एक तरह से है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पूछी जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो सीरीज आती है वो PO के एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप कैसे तैयार करोगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होती हैं। और दूसरी बात, आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके बैंक एग्ज़ाम में आखिर क्या पूछा जाता है। कभी भी इस चक्कर में मत पड़िएगा कि अगर आपको कोई कहे कि अब इनपुट आउटपुट नहीं आता, अब सिलॉक्स नहीं आता, अब इनइक्वलिटी नहीं आता, ये वाली बात में कभी भरोसा मत करिए किसी का भी। बैंक एग्ज़ाम हमेशा चेंज होने वाले एग्ज़ाम है और कभी भी उनमें ऐसा नहीं रहता है कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। जो सिलेबस है उसको आप पूरा कवर करके रखिए। हो सकता है आपके दोस्त में ना आ रहा हो,
एक दिन में 4 शिफ्ट होती हैं, 4 एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। पहले शिफ्ट में सिलॉक्स पूछा जाएगा, दूसरे में नहीं पूछा जाएगा, तीसरे में नहीं पूछा जाएगा, चौथे में पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं सिलॉक्स पूछा नहीं जा रहा। पहले में हो सकता है 3 ही क्वेश्चन पूछा जाए, चौथे में हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछा जाए। तो वेटेज भी अलग अलग है। तो बुद्धिमानी तो इसमें है कि आप पूरा पढ़ करके जाइए, बजाय कि उसको छोड़ करके छांट पीट करके ऐसे जाइए, तो उसमें आपका नुकसान है। अगर जो पढ़ा है वो आ गया तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा फिर वही आ गया तो फिर क्या करेंगे, साल खराब। तो फिर बुद्धिमानी नहीं है वो। लिखा हुआ है जो चौथा पॉइंट है वो बहुत सारे लोगों के लिए क्रूशियल पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। इसमें बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी। सिलेक्शन आखिर होगा कहाँ से? अगर आप कहीं कोचिंग में नाम लिखा लीजिए, अपने शहर में कोई आसपास कोचिंग हो अच्छी, वहाँ नाम लिखा लीजिए, या फिर ऑनलाइन इतनी सारी कोचिंग्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप उसमें इनरोल कर लीजिए, वहाँ पे पढ़िए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास गाइडेंस कैसी है। कोचिंग, सेल्फ स्टडी दोनों ही तरीके से सिलेक्शन होता है और दोनों ही तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है। किसी की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, कोचिंग की वजह से सिलेक्शन हुआ या फिर सेल्फ स्टडी की वजह से सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हमेशा आपके लगन से, मन से, पढ़ने से होता है। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप कोचिंग कर रहे हैं लेकिन वहाँ भी आलसी हैं, एक दिन क्लास किया, एक दिन नहीं किया, है ना, उतने मन से पढ़ नहीं रहे। जितनी देर क्लासेस हैं केवल उतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी अपने मन से कुछ पढ़ ही नहीं रहे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप कितने लगन से पढ़ते हैं, चाहे वो कोचिंग में पढ़ें चाहे सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी उनके लिए ज़रूरी है जो थोड़ा हो सकता है 1-2 साल 3 साल उनके निकल गए हों, उनको गाइडेंस भी अच्छे से पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उनके पास प्रॉपर मटेरियल है, क्या सही चीज़ है पढ़ने के लिए, तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उनको किसी और टीचर की नीड उतनी नहीं है कि उनको बताए समझाए कि ऐसे पढ़ना है ये पढ़ना, उनको अच्छा खासा अंदाज़ा होता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत तो रहती है, क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो सफलता जल्दी मिलती है। कोचिंग ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है जो एकदम नए हैं, तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उनको एक तो आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्या चीज़ें आपको देखनी ही नहीं है, किन चीज़ों को स्किप करना है। उनके लिए कोचिंग ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर आप एक टीचर ही बता सकता है कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बाकी अगर आप मेहनती हो तो आप कैसे भी पढ़ें, सिलेक्शन आपका होना ही है। स्टडी मटेरियल, देखिए स्टडी मटेरियल को क्या है कि पहले तो ये सलाह दी जाती थी कि आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना है पहले से कलेक्ट करके रखिए, या फिर जो बुक्स हैं एसेंशियल उनको लेकर के रखिए। आजकल थोड़ा सा केस उलट है, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस है, प्रचुरता है, बहुत सारे पीडीएफ आपके पास उपलब्ध हैं, हर एक किताब के पीडीएफ मिलेंगे, इतने टीचर्स के पीडीएफ, इतनी क्लासेस के पीडीएफ, इतने यूट्यूब वीडियोस के पीडीएफ। अब आपको ये देखना है कि क्या आपको नहीं करना है। आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल का क्लटर नहीं करना, एकदम कबाड़ खाना सा बना दीजिए, फोल्डर ही फोल्डर आपके लैपटॉप में भरे पड़े, हमारा पीडीएफ ही पीडीएफ, उससे कुछ नहीं होता। आप सब्जेक्ट वाइज जो सही सही आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, उन चीज़ों को इकट्ठा करिए पढ़ने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद फिर आप पढ़ाई करिए। आपके पास 1000 पीडीएफ है, कोई लेना देना नहीं। आपके पास 10 पीडीएफ है, आपने 10 से प्रैक्टिस कर रखी है, वो ज़्यादा यूज़फुल है। तो स्टडी मटेरियल आपको आजकल मिल जाता है, गूगल पे सर्च कर, इतनी सारी वेबसाइटें हैं, यूट्यूब पे इतने सारे सेशंस होते हैं, इतने टेलीग्राम चैनल्स हैं, कोई कमी नहीं स्टडी मटेरियल का। आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट से लेके सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल के लिए तो, प्रैक्टिस के लिए तो कोई झंझट है ही नहीं। पढ़ने के लिए झंझट है कि पढ़ें कहाँ से। अब पढ़ने के लिए तो आपको किताबें चाहिए होंगी और दूसरा चाहिए होगा एक टीचर जो आपको पढ़ा सके, समझा सके। तो वो आप डिसाइड करिए, जिससे आपको समझ में आता हो आप उससे पढ़ना शुरू करिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले समझ करके रखनी है। इनमें अगर कोई कोताही बरती कि आप एग्ज़ाम कैलेंडर ही पता नहीं कब कौन सा एग्ज़ाम होना है, कुछ नहीं पता, मस्ती कर रहे हैं, एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया तो 1.5 महीने पढ़ के सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको ना अपने स्ट्रांग पॉइंट पता है ना वीक पॉइंट। आप इंतज़ार करेंगे कोई एक वीडियो बना दे कि ये स्ट्रांग है ये वीक है, वो उसके लिए हो सकता है। आपके लिए आपके स्ट्रांग और वीक पॉइंट अलग अलग हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए। सिलेबस का कोई पता नहीं, इसी उलझन में है कि कोचिंग करेंगे तो सिलेक्शन होगा या फिर सेल्फ स्टडी करेंगे तो सिलेक्शन होगा। तो इस उलझन में तो रहिए ही नहीं।
आपको अगर समझ में आता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तब तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप इतने झंझट में नहीं पढ़ें, इतना समय ना देखें कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी। आपको एक टीचर की गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उससे आप बड़े आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ हम सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर आप कई बार नोटिफिकेशन में देखेंगे, एसबीआई के नोटिफिकेशन में देखेंगे लिखा रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीलिम्स में, नीचे आपको देखेंगे तो लिखा रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। मैं इसको एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन की तरह ही लेकर चल रहा हूं, और उसी में मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो अर्थमेटिक रहेगा। अर्थमेटिक का मतलब क्या है? टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं और भी होंगे, एवरेज, एज, ये सब, तो ये सारे अर्थमेटिक का पार्ट है और आप बचपन से पढ़ते आते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो होता था कि अर्थमेटिक, देखिए अर्थमेटिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होते हैं क्लर्क के, आरआरबी के, वहाँ पे तो 10 से 15 नंबर या 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। समझ रहे हैं आप? इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कर लेगा तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, जो दूसरा सेक्शन है, तो आजकल जो डीआईज बनते हैं या डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके अर्थमेटिक के टॉपिक के ऊपर ही बनते हैं। ओके, तो अगर आपको अर्थमेटिक का कोई ज्ञान नहीं, मतलब आपको टाइम एंड वर्क पता ही नहीं, उसके कॉन्सेप्ट का कोई अंदाजा नहीं है, अब बन गया क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का 5 नंबर का, आपको कोई अंदाजा है ही नहीं, तो वो 5 नंबर तो गए आपके। लेकिन अगर आपको केवल बेसिक आइडिया भी है कॉन्सेप्ट का, तो आप इन सारे 5 नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका दूसरा टॉपिक है जो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। डेटा इंटरप्रिटेशन में छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, आपको समझ के रखना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, ग्राफ को रीड करना, पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को कैसे पढ़ना है, उससे वैल्यू कैसे फेच करनी है। अगर आपको वैल्यू फेच करनी ही नहीं आती, तब आप कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन करोगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब वैल्यू ही सही नहीं पकड़ोगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं डीआई पे, और आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल से जाकर पढ़ सकते हो, लाइन से आपको मिलेंगे डीआई के बहुत सारे वीडियोस, शुरुआत से एकदम बता रखा है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है वो बेसिक कैलकुलेशन का है। इसमें मैं इसको बेसिक कैलकुलेशन का मैंने इसलिए रखा है थर्ड पार्ट में, बल्कि है क्या, नंबर सीरीज है। मतलब एक आप देखते होगे ना, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें एक तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है, नंबर सीरीज में आपको नंबर दिए रहते हैं, उनकी एक सीरीज रहती है, और आपको उसके आधार पे बताना, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, लिखा है 9, 12, 15, 18, अब कहेगा आपसे अगला नंबर क्या होगा, तो आपको ये देखना है सीरीज कैसी है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ये 3 की टेबल है, तो अगला नंबर 21 होगा। तो ऐसे, ये तो खैर बहुत आसान है, एक एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। यही होता है नंबर सीरीज। तो इसमें मिसिंग भी होता है, रॉन्ग भी होता है। और क्या होता है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन का ही पार्ट है। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब वही है कि आपके सामने कुछ वैल्यूज़ लिखी रहेंगी, आपको ऐसे लिखा रहेगा कि 204% ऑफ 1400 प्लस में समथिंग समथिंग ऑफ समथिंग, तो आपको पूरा कैलकुलेट करके बताना होगा उसका आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन, या फिर इसी को आप अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे भी जानते होंगे, जहाँ पे वैल्यूज़ आपको अप्रॉक्सीमेट करके दी जाती हैं। और इसी में एक टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही होगा, x² + 2x ऐसे करके जो रहते हैं क्वेश्चन। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बेसिक कैलकुलेशन में मैंने रखी हैं। इसको ऐसा इसलिए रखा है बेसिक कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो इनको करना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए समय वाला होगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से करना होता है। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना, आपको कुछ टेबल्स पता होने चाहिए, कम से कम 20 तक। आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए, क्यूब से याद होने चाहिए, उसके अलावा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करिए खूब, ये तो आपका कवर हो जाना चाहिए। और ये तो खैर एक नीड है कि अगर आप जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये आप करके रखिए अच्छे से। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कहाँ से पढ़ें,
देखिए पहला सोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको पता है बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन आप ऐसा भी मत करिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ने के या पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पहले एक टीचर देख लीजिए जिससे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसके तरीके समझ में आ रहे हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बुक्स ले लें, आप वहाँ से पढ़ें। थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कुछ बुक्स ले लें। बुक्स कौन कौन सी ले सकते हैं? जो कैट लेवल की बुक्स हैं मैं उनको प्रेफर करूँगा, जैसे क्वांटम कैट आती है सर्वेश के वर्मा की, या फिर अरुण शर्मा की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये सब बुक्स ले लीजिए। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, अगर आप लेना चाहें तो। इनसे पढ़िए और इनके क्वेश्चंस को देखिए, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और लगाने में। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपकी समझ बन गई है। फिर ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम वाले सारे क्वेश्चन कोई प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस सोच अगर आप पा रहे हैं क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऐसी बुक्स आप पढ़िए और लगाइए। एकदम से अगर कुछ नहीं आता है, मतलब बहुत ही एकदम मैथ में जीरो ही है समझ लीजिए, कुछ नहीं आता, तो आप जो 7th 8th 9th 10th की जो बुक्स हैं आप उनको उठा करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू करिए। या फिर मैं तो सिंपल कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा ही एकदम कमज़ोर हैं तो आप मेरे भी वीडियोज़ अगर देखेंगे, एकदम शुरुआत से मैंने हर एक टॉपिक को बता रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर सीधे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके सॉल्व करके देखिए, आपको चीज़ें आ रही होंगी। आगे बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट है रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो रीजनिंग का सेक्शन एक तो हम कह सकते हैं कि मिसलेनियस है। मिसलेनियस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मिसलेनियस में आएगा जैसे सिलॉक्स हो गया, सिलॉजिज्म जिसको कहा जाता है, इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस और ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें मिसलेनियस में आती हैं। दूसरा है वो है पजल्स का, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। अब पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट सबसे कह सकते हैं ट्रिकी टॉपिक है, या फिर कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा डराने वाला होता है ऐसे बच्चों के लिए जो जानते हैं कि इनका मतलब क्या है। इसमें होगा क्या कि अगर आप देखिए अपने मेंस का कोई भी एग्ज़ाम देखिए तो उसमें 60% तो आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चंस रहते हैं। 60%, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है। तो अगर आप इसको छोड़ रहे हैं इस वजह से कि ये लंबे होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं और आपको आता भी नहीं, इतनी मेहनत भी नहीं करना है, तब बेटा सिलेक्शन के बारे में ज़रा सोचिए कैसे होगा सिलेक्शन, है ना। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा हो चुका है। और प्रीलिम्स की बात करिए तो आप उसमें कैसे सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि बच्चे वहाँ पे रहते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे तो बाकी लोग भी छोड़ देंगे, बाकी लोग करेंगे। तो एक तो आपका मिसलेनियस टॉपिक हो गया, सिलॉजिज्म, इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन। इसके अलावा पजल्स हो गए। इन दोनों को मिला करके ही ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। एक लिखा है मैंने लॉजिकल रीजनिंग, जो आपको पढ़ना है, ये केवल मेंस का टॉपिक है, केवल मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता है। ये आपको पता होगा, अगर आपने आरआरबी वगैरह के एग्जाम दिए एनटीपीसी के तो आपको पता होगा। स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। मेंस का टॉपिक है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर बच्चे अवॉइड करते हैं करना, पढ़ना। अगर आप सही से पढ़ें और करें तो यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है रीजनिंग तो इसके लिए क्या मैं कोई बुक आपको सजेस्ट करूँगा? नहीं। कोई बुक्स आज के समय में बैंक एग्जाम के लिए अगर आप देखिए, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही एवर चेंजिंग सा सेक्शन है, इसमें बहुत तरह के नए क्वेश्चन बनते हैं, हर बार नए क्वेश्चन निकल के आते हैं, हर बार नया पैटर्न होता है। तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप किसी एक टीचर से सीखें रीजनिंग पढ़ना, बजाय किसी बुक के ऊपर डिपेंडेंट रहे, क्योंकि बुक जब लिखी जाएंगी तब तक तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऐसा चेंजिंग ये टॉपिक है। तो आप इसको किसी टीचर से सीखिए, आपको हर एक टॉपिक पता होने चाहिए, सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, ब्लड लिंक। क्योंकि जो पजल्स बनते हैं, फिर से बेटा ध्यान रखना, जैसे पजल्स बनेंगे, ब्लड रिलेशन के ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट आ गया और आपको ब्लड रिलेशन सॉल्व करना आता ही नहीं है, तो वो सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ सॉल्व होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो दोनों ही चीज़ें आपको देखनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस के बेसिक से बना रखे हैं एडवांस तक के, आप अगर पढ़ना चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई बुक मैं सजेस्ट करूँगा प्रैक्टिस के लिए, तो देखिए प्रैक्टिस के लिए तो कोई बुक में, उससे अच्छा है कि आप कोई मॉक दीजिए, मॉक से प्रैक्टिस करिए, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे और नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे समझना चाहते हैं, तो एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बीएससी पब्लिकेशन की है, महेंद्र नाथ पांडे की, अगर मैं नाम सही से याद है मुझे, तो उनकी बुक अगर आप पढ़िए, मैं ढूंढ करके उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, तो आपको लॉजिकल जो रीजनिंग है वो समझ में आ जाएगी।
बहुत सारे लोगों को लॉजिकल रीजनिंग समझ नहीं आती, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़िएगा किताब को, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत आसानी से आप इस सारे क्वेश्चंस को करने लगेंगे। आगे बात करते हैं, हम बढ़ते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं डरावने सब्जेक्ट के लिए, जो जैसा लोग समझते हैं, है नहीं डरावना, है तो आसान, सभी सब्जेक्ट की तरह ही, कुछ लोग कुछ ज़्यादा हवा बनाते हैं इसका, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज टोटली केवल इन 2 टॉपिक्स के ऊपर है, ग्रामर और वोकैबुलरी। ये कहना एकदम उसी तरह है जैसे कोई कह दे इंग्लिश में है क्या, ए से जेड तक सब कुछ है। वही है कि इतना जितना आसानी से लिख दे उतना आसान भी नहीं है। ग्रामर आपको पढ़ना होगा इंग्लिश का, आता है चाहे नहीं आता है, पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। तो जब पढ़ना पड़ेगा तो अच्छा है कि उसको खुश मन के साथ पढ़ो, उदास मन के साथ नहीं, ताकि चीज़ें समझ में आए। दूसरी बात, अगर आपको खुद से पढ़ करके समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश के टीचर आप ढूंढिए जो अच्छे हैं। अच्छे हैं का मतलब मेरा हमेशा इस बात से होता है जिससे आपको समझ में आए। मार्केट में जिसकी डिमांड है या फिर जिसका बहुत हो हल्ला है, ज़रूरी नहीं कि आपको उसी से समझ में आ जाए, आपको किसी से भी समझ में आ सकता है। थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए और थोड़ा सर्च करिए टीचर्स को, आजकल तो सभी यूट्यूब पे हैं। तो आपको अगर किसी टीचर से समझ में आ रहा है और आपके काम का है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर और वोकैबुलरी, देखिए वोकैबुलरी वाला सेक्शन आप खुद से इसको कर सकते हैं इम्प्रूव, इसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है आपको, ना तो किसी आपको गाइड की ज़रूरत है। आप बड़े आसानी से वोकैब का सेक्शन कवर कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली प्रयास करिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की, थोड़ा सा आदत को बदलिए। आप अगर हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि वो करना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगता पढ़ने और समझने में। प्रयास करिए कि अब से इंग्लिश में करिए। कैसे? न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। थोड़ा में इंग्लिश में पढ़ने में आदत आपकी जैसे होगी तो जो आपका कंफर्ट लेवल है वो भी आपका सेट हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मेंस का पेपर जब आप लिखेंगे तब आपको सब्जेक्टिव इंग्लिश का भी सामना करना पड़ेगा, मतलब आपको एसे और लेटर लिखने होंगे। तो वो लिखने होते हैं, लिखने का मतलब हाथ से नहीं, मतलब कंप्यूटर में टाइप ही करना होता है, लेकिन वो लिखना होता है। फिर अगर आपको कहा गया कि वीक लिखना है तो आप इसकी स्पेलिंग WEEK लिखेंगे, WEAK लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। इसका मतलब कुछ, इसका मतलब कुछ होता है, ज़मीन आसमान का अंतर है। इंटरचेंज करके लिख दिए बेटा ऐसे में, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, सोचो ज़रा। इस वजह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। एक तो इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए, समझने की आदत डालिए। वहाँ से जो शब्द आपको नहीं समझ में आते हैं उनका अपना एक कोई डायरी बना सकते हैं, एक नोटबुक बना सकते हैं जिसमें उन शब्दों को लिखिए। डिक्शनरी में से जोड़िए, आजकल तो फ़ोन है, आप सीधे सर्च करिए, आपको पता चलेगी मीनिंग क्या है, कैसे प्रयोग होता है, सामने लिखिए। ऐसा करिए क्योंकि एक दिन में इम्प्रूव नहीं हो सकता, इसके लिए आपको चाहिए समय, कम से कम 2-3 महीने का। तो एक दिन में वोकैबुलरी इंप्रूव करना हाईली इम्पॉसिबल है ना, वो हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा समय देंगे तो देखेंगे अपने अंदर परिवर्तन, तो समय देने वाली बात है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, उसके पीछे मैं 2-3 रीज़न आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है, सबकी अपनी ओपिनियन है और सबको अपने सबक भी उसी से मिलते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप जब इंग्लिश का पेपर देने बैठेंगे तो उसमें एक आता है RC, इंग्लिश का जो सेक्शन होगा, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। RC का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर का होता है, 8 से 10, कई बार 8 नंबर का होता है। मतलब अगर आप पूरे इंग्लिश पेपर में RC ढंग से कर लीजिए तो आप बड़े अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, समझ रहे हैं। कट ऑफ का तो छोड़ ही दीजिए, सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगा वहीं से। RC वो लोग नहीं कर सकते हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में कतराते हैं, वही लोग कर सकते हैं जो इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल हैं और जो पढ़ करके चीज़ें एक बार में समझ लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप RC पढ़ने बैठे हैं, एक लाइन को आप 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, तब एक बार जा कर के मतलब समझ में आ रहा है। ऐसा अगर करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा बेटा, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ने की आदत बनेगी और पढ़ करके समझने की आदत बन जाएगी। शुरुआत में तो 1 महीना ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, धीरे धीरे आप देखेंगे अपने अंदर खुद ही परिवर्तन, कि जो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 1 घंटा लगता था अब आधे घंटे में कवर हो जाता है, 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको एकदम IAS वाला न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना कि एक हेडिंग लेकर के, आप बस पढ़ने की आदत डालिए और वहाँ से वो कैप को नोट करिए। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे हैं बात। तो ये एक लर्निंग हैबिट है आपकी जो आपको थोड़ा सा डेवलप करनी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है शुरुआत में,
बाद में चल करके इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो इंग्लिश के लिए ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ के रखनी है। ग्रामर की कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, और उन बुक्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उनको खरीद सकते हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बुक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, आप जा करके नीचे देख सकते हैं कौन कौन से बुक। मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है। वो कैब के लिए तो बुक्स भी आती हैं, वरना आप अगर न्यूज़पेपर से ही अगर फॉलो करते रहिए तो आपको बहुत बढ़िया वोकैबुलरी खुद ही तैयार हो जाएगी। आपको ग्रामर खुद से समझ में नहीं आती तो यू नीड अ टीचर जो आपको अच्छे से सरल भाषा में सही तरीके से ग्रामर सिखा सके। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वो ढूंढ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस जो होता है सेक्शन, ये बैंक में रफली अगर बात करें तो 3 चीज़ों का एक मिक्सचर होता है। पहला तो है करंट अफेयर, फिर है बैंकिंग अवेयरनेस और है फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, ये 3 चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार तो मैं कह सकता हूँ कि 6 महीने का आप करंट अफेयर कम से कम पढ़ के रखिए बैंक के एग्ज़ाम के लिए। 6 महीने का करंट अफेयर अगर आपने पढ़ रखा है, और इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप डेली बेसिस पे तैयार करिए, डेली नहीं तो वीकली करिए, है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर तब मैं इसको पढ़ने बैठूंगा और तब मैं टॉपर निकलूंगा, हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि आपके पास फिर समय बचेगा कितना 20 दिन का, उसमें तो आप केवल रिवाइज कर सकते हैं। इतना पढ़ेंगे तो बाकी के मेंस के सब्जेक्ट नहीं हैं, उनको कब पढ़ेंगे, समझ रहे हैं बात। तो ये आप डेली करिए। डेली अगर करना चाहते हैं तो आधे घंटे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, समझ रहे हैं। बैंक एग्ज़ाम निकालने, आईएएस के एग्ज़ाम के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको इन डेप्थ पूरी नॉलेज पता होनी चाहिए, उतना ही पढ़िए जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। तो उसके लिए खास तरीका है, आप किसी टीचर को भी फॉलो करिए, खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें इसमें करंट अफेयर में पूछी जाती हैं वो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली ही होती हैं। आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़, बैंक से रिलेटेड न्यूज़, जो इंटरनेशनल कुछ आप इंडिया के साथ कोई एमओयू हुआ है, किसी बैंक के साथ हुआ है, लोन मिला है, वही सारी न्यूज़ें रहती हैं, है ना। तो वही आपको पढ़ना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। सरकार ने कौन सी नई स्कीम लॉन्च करी, आरबीआई ने ऐसा क्यों करा है, आरबीआई ने वैसा क्यों किया, या क्या नया किसी ने ऐप निकाली है बैंक ने, उसका नाम क्या है, यही सब पूछा जाता है। फिर एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग अवेयरनेस। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ आपके मेंस तक नहीं है, इंटरव्यू में भी है। इंटरव्यू जब आप देने बैठेंगे, आपसे पूछ लिया, बताओ बेटा इंटरव्यू में, कि आपसे कहेगा कि आपने पढ़ तो रखा होगा, तो अगर आरबीआई पॉलिसी रेट में बदलाव करे, बढ़ा दे या कम कर दे, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ब्लैंक रहेंगे। आपको पॉलिसी रेट यही नहीं समझ आता, पॉलिसी रेट का मतलब क्या है, या फिर पता भी है तो आपने सही से समझा नहीं, केवल रट लिया है, तो फिर वहाँ पे आप फ्लैट हो जाएंगे, और इंटरव्यू खराब होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो ये ना सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बल्कि इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको पढ़ करके रखिए। ये पढ़ेंगे ना तो जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें जो जो चीज़ें हो रही होंगी, आरबीआई ने कुछ कम किया, ज़्यादा किया, कोई नई पॉलिसी ले, उनका मतलब आप समझ पाएंगे। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक नया जोड़ दिया, स्टार्टअप, तो आपको यही नहीं पता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, कौन से बैंक के लिए कितना टारगेट है ना, आपको नहीं पता, तो आप कैसे कर पाओगे। तो उनके लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, अब ये रटने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, तो बैंकिंग अवेयरनेस जरूरी है। ओके, फिर एक आपका टॉपिक है जिसको कहा जाता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या होता है, जैसा नाम से स्पष्ट है, जीके है, जनरल नॉलेज है। स्टैटिक जीके में वही सारी चीज़ें रहती हैं। क्या? पहली चीज़ तो कैपिटल, करेंसी, जो भी देश हैं उनकी कैपिटल क्या है। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में 203 देश हैं तो आपको सबकी कैपिटल पता होनी चाहिए, सबकी करेंसी पता होनी चाहिए। हाल फिलहाल में जो इम्पोर्टेंट देश हाईलाइट में रहे हों, जिनके राजदूत भारत आए हों, भारत से किसी तरह का एमओयू हुआ है, ऐसे देश, उनकी कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई, उनके हेड ऑफ स्टेट कौन है, कहीं प्राइम मिनिस्टर होंगे, कहीं प्रेसिडेंट होंगे, वो कौन है, वो पता होना चाहिए। अपने भारत के बारे में वही मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वो पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या पता होने चाहिए, इसमें फोक डांस आपसे पूछा जा सकता है, डैम्स पूछे जाते हैं, कौन सा डैम है वो कौन सी नदी पे बना है, कौन से राज्य में है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपसे पूछा जाता है, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कहाँ पे स्थित है, किस देश की सहायता से बना है ना, वो पूछा जाता है। इसके अलावा नेशनल पार्क आपसे पूछे जाते हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है,
इसमें कौन सा जानवर के लिए प्रसिद्ध है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट, रामसर साइट, इन सब का नाम आपने सुना, तो ये सब आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है जो आपको पढ़ के रखना है। अब ये तो बेटा ऐसी चीज़ है ना कि जिसको आप पढ़ लो तो ये आपको हर जगह काम आती है, ना सिर्फ बैंक एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये काम आता है। तो ये तो ऐसी चीज़ है, आप इसको पढ़ के ही रखो। और इसको पढ़ने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार मत करिए कि आप प्रीलिम्स निकलेगा तब होगा, ये शुरुआत से पढ़ते रहिए। रोज़ एक पन्ना भी पढ़ेंगे ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में कहाँ कहाँ पे हैं, तो गिन करके आप अपने हाथों पे गिन सकते हैं इतने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कौन से देश की सहायता से बने। एक दिन निकालिए हर एक टॉपिक के लिए कि आज मैं डैम्स पढ़ लूँगा, कौन कौन से डैम्स हैं। अगर डैम्स ज़्यादा लग रहे हैं तो 2 दिन कर लीजिए। नेशनल पार्क जाहिर सी बात है ज़्यादा है भारत में, तो इनको 3 दिन ले लीजिए। एक टारगेट सेट कर लीजिए, तो धीरे धीरे करके ना आप पहले से ही तैयार कर लीजिए, बाद में केवल रिवीजन का समय बचे और कुछ नहीं। बाकी इनके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो कि आपके, जैसा मैंने बताया, एक तो है हिंदी लैंग्वेज और एक है कंप्यूटर। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो ये आपका आरआरबी में पूछा जाता है, आरआरबी प्योर क्लर्क में। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, कंप्यूटर का उद्भव कहाँ से हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन्स हैं, हर एक जनरेशन में किस तरह के चिप्स प्रयोग किए जाते थे, किस तरह की टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती थी, कब से कब तक कौन सा जनरेशन माना जाता है। फिर हम मॉडर्न की बात करें तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। डेटाबेस से सवाल पूछे जाते हैं, डीबीएमएस के लिए डेटाबेस से आपके काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कंप्यूटर में तैयार करनी है। उसके अलावा जो वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं कि शॉर्टकट की आपसे पूछ लिया, मैक्सिमम मिनिमम कोई लिमिट पूछ लिया, तो वो सब आपको पढ़ना है। मतलब बेसिक सा जो कंप्यूटर का कोर्स है वो आपको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज भी आपका केवल आरआरबी में पूछा जाता है। आरआरबी में ऑप्शन रहता है कि आप या तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करिए या तो हिंदी, दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन। तो अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, वही जो इंग्लिश में पढ़ना है, ग्रामर और वोकैब। ग्रामर आपको हिंदी के अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है, जैसा आप, अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है हिंदी तो बहुत सरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप ग्रामर में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा कि जो आप शब्द बोल रहे हैं उसमें कितनी त्रुटियां हैं, कितनी कमियां हैं। आपको दे देगा 4 शब्द, कहेगा बताओ इसमें क्या कमी है, आप चारों पढ़ोगे, लगेगा चारों सही है ना, बोलने के तरीके में। तो खैर अच्छे से अगर आप पढ़ोगे ग्रामर तो आप इसमें भी कमियां बता ही लोगे। तो आप ग्रामर, वोकैब, इसमें भी अच्छे से पढ़िए चाहे जिसमें एग्ज़ाम दीजिए। तो ये तो आपके सारे 4-5 सब्जेक्ट हो जाते हैं जो आपको पढ़ने हैं। किसमें क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। जो किताबें हैं इसेंशियल जो आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप आसानी से उसको चाहे ऑनलाइन ख़रीद लीजिए चाहे ऑफलाइन ख़रीद लीजिए, कैसे भी। इसके अलावा अब डिसाइड आपको करना है कि आपको प्रिपरेशन आखिर कैसे करनी है। टाइम टेबल आपको अपना खुद बनाना है। ध्यान रखिए कभी किसी और के टाइम टेबल के अनुसार मत पढ़ा करिए। मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा तो आपका कैसे बता पाऊंगा, मुझे थोड़ी ना पता है कि आप शाम को ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर सुबह आपको कुछ काम करना होता है। तो टाइम टेबल आप अपने अनुसार बनाइए, किसी और के अनुसार नहीं, है ना। दूसरी चीज़ कि आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है और क्या कम पढ़ना है, वो अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के अनुसार डिसाइड करिए। कि आपको लगता है कि मैथ आपके लिए आसान है तो आप उसको थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं समय दीजिए ही नहीं। आपको लगता है इंग्लिश आपकी बहुत वीक है, उसको ज़्यादा समय दीजिए ताकि दोनों बैलेंस हो सके। फिर आपको जो पढ़ने के घंटे उनको उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लानी होगी। ऐसा नहीं करिए एक दिन तो आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, 2 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तीसरे दिन आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, चौथे दिन आप फिर से 18 घंटे पढ़ रहे हो। इतना इनकंसिस्टेंट होकर के अगर आप पढ़ेंगे या तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन में आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिर आप सही तरीके से प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे, चीज़ें सही समय पे ख़त्म नहीं हो पाएंगी। आप कंसिस्टेंसी लाओ। अगर आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं डेली तो कम से कम 6 घंटे मेंटेन करिए, 6 घंटे तो कम से कम पढ़िए ही डेली। एक आध दिन अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उसको मेंटेन करने का प्रयास रखिए। ध्यान में रखिए ना पढ़ने के बहुत सारे रीज़न आपको मिलते रहेंगे। कभी आप बीमार हो जाएंगे, कभी आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा,
कभी कुछ हो जाएगा, कभी लाइट कट, कभी गर्मी ज़्यादा, कभी ठंडी कम, ऐसा होता रहेगा। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई पे प्रेशर आने दीजिए कि आज ये बहाना मिल जाए, जो उसको छोड़ दिए, बचपना नहीं है। आप ये प्रयास करिए कि आप कंसिस्टेंसी लाएं, क्योंकि कंसिस्टेंसी लाएंगे तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और रिज़ल्ट जब मिलेगा तभी आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, सारे त्यौहार फीके ही लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए जो आपको यहाँ पे चीज़ें मैं बताया हूँ कि आप कुछ चैनल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रयास करूँगा, जैसे भी SBI क्लर्क का एग्ज़ाम आ रहा है तो उस पर आपके लिए लाइव क्लासेस ला सकूँ, कि आपको मैं क्वांट की चीज़ों को सिखा सकूँ, कुछ रीजनिंग की चीज़ें सिखा सकूँ जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। ओके, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप पर्सनली मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो इस समय मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए। रोज़ शाम को 6 बजे 6 से 7 फ्री क्लास मैं लेता हूँ अनअकैडमी पे, क्वांट और रीजनिंग की रोज़ होती है 6 से 7, तो आप पढ़ सकते हैं आकर के 6 से 7। लिंक कहाँ से मिलेगा? लिंक मैं यूट्यूब के सेक्शन में, कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा, या फिर आप अगर फेसबुक पे आएंगे मेरे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आपने अगर स्टडी स्मार्ट का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। जितनी भी तरह की अपडेट होती है वो सारी वहीं पे मिलती है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। खुद भी स्टडी स्मार्ट बाय चंद्रहास सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी चीज़ें, लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता रहेगा, और आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जो भी आपकी दिक्कत या आपको लग रहा है परेशानी हो रही है तैयारी के दौरान, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैव अ नाइस डे एंड बाय।